संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। ये है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अब इनका ये बयान बता रहा है कि कब तक डिप्टी सीएम रहते हैं कहना मुश्किल है, क्योंकि बाबा ने इनका पूरा इंतजाम कर दिया है, या कहें कि इनका काम तमाम कर दिया है। सीएम योगी को निपटाने की तिकड़म लगा रहे केशव अब खुद तिकड़म जाल में फंस चुके हैं और सीएम योगी के रडार पर आ चुके हैं। यानी अब हर हाल में केशव प्रसाद मौर्य को अपनी बगावत की कीमत चुकानी होगी। अब सवाल ये उठता है कि केशव पर सीएम योगी का क्या होगा अगला वार। क्या मौर्य योगी को हटाना चाहते थे या फिर कोई और? तो वो कौन है जो योगी को सत्ता से करना चाहता है बेदखल? इन तमाम सवालों का जवाब हम देंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। योगी को हटाने की खबरें इस वक्त हर टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हर शख्स अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहा है कि सीएम योगी जाने वाले हैं। सभी सूत्रों से इन खबरों को धड़ल्ले से चला रहे हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब बाबा को हटाने की खबरें मीडिया में छाई हों। इससे पहले भी योगी को उनकी कुर्सी से आउट करने की बातें होती रही हैं, लेकिन कभी कोई खुलकर सामने नहीं आया कि बाबा को हटा दिया जाएगा। मठ से सीएम की कुर्सी तक का सफर बाबा ने यूं ही नहीं तय किया है। इसके पीछे कड़ी मेहनत और संघर्ष है। जब बाबा के चेहरे पर यूपी में 2022 का चुनाव लड़ा गया था और बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की थी, उस वक्त भी योगी को सीएम की कुर्सी पर बैठाने को लेकर खूब कयासबाजी हुई थी, लेकिन हुआ वही जो योगी चाहते थे। लेकिन 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों में यूपी में बीजेपी की हार ने जैसे योगी विरोधियों को बड़ा मौका थमा दिया। योगी को लेकर राज्य में लंबे वक्त से केशव प्रसाद मौर्य बैटिंग कर रहे हैं और जैसे ही यूपी के नतीजे आए वैसे ही मौर्य और पाठक ने खुली बगावत का ऐलान कर दिया। 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को सीधे सीधे चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर केशव प्रसाद मौर्य के इसी बयान ने आग में घी डालने का काम किया। केशव मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा, जो आपका दर्द है वही मेरा भी दर्द है और बीजेपी में सरकार से बड़ा संगठन है, संगठन था और रहेगा। केशव मौर्य ने कहा कि 7 कालिदास मार्ग कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खुला है। कार्यकर्ताओं के मन की बात कहने पर केशव मौर्य को सबसे ज्यादा तालियां मिलना भी स्वाभाविक थी। लोकसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद अचानक प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों से ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई थी कि स्थानीय बीजेपी नेताओं की स्थानीय प्रशासन सुनवाई नहीं करता। बस यही वजह रही कि योगी के खिलाफ उनके विरोधियों ने एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसमें योगी पर चौतरफा हमला शुरू हो गया। क्या सच में सीएम योगी को पद से हटाने की थी तैयारी? लोकसभा इलेक्शन के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनाव प्रचार अभियान में ये बार-बार दावा किया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी सत्ता में आने के बाद पद से हटा देगी। हालांकि बीजेपी ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया था। इस बार फिर योगी आदित्यनाथ सुर्खियों में हैं। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। इस बात का दावा इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव ने अपनी किताब एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश में किया है। श्यामलाल यादव ने अपनी किताब में लिखा कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने में सिर्फ 9 महीने का ही वक्त बचा था। ऐसे में लखनऊ और दिल्ली के स्तर पर बीजेपी आरएसएस के नेताओं की कई दौर की मीटिंग हुई। एक वक्त में तो ये बिल्कुल तय हो गया था कि सीएम योगी को पद से हटा दिया जाएगा।
इससे पहले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोई बदलाव किया जाता, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को इस बात का आभास हो गया कि अगर चलती सरकार के दौरान योगी आदित्यनाथ को पद से हटाया गया तो पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। श्यामलाल यादव ने अपनी किताब में योगी को हटाने की कोशिश के पीछे की वजह तो साफ तौर पर नहीं बताई है, लेकिन योगी पर लिखे गए 16 पन्नों में योगी सरकार के विरोध में जो चीजें रही थी उसका ब्यौरा जरूर दिया है। उदाहरण के लिए उन्होंने लिखा कि उस दौर में योगी आदित्यनाथ की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ मतभेद बढ़ रहे थे। इस मामले में संघ के नेताओं ने दखल दिया और जून 2021 में सीएम अचानक केशव प्रसाद मौर्य से मिलने के लिए पहुंच गए। इस मुलाकात को रिश्तों में सुधार की तरह देखा गया, लेकिन 2024 चुनाव के नतीजों के बाद केशव प्रसाद मौर्य तो खुलकर मैदान में आ गए कि वो योगी को हटाकर ही दम लेंगे और दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने घंटों बंद कमरे में अमित शाह से भी मुलाकात की। लेकिन इस बैठक में अंदर खाने क्या बात हुई वो खबरें बाहर नहीं आ पाई। योगी को हटाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में एक सियासी मुकाबला चल रहा है, जिसकी तस्दीक उस वक्त हो गई थी जब कार्य समिति की बैठक में बिना नाम लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों पर सवाल उठाए। उसके बाद दिल्ली जाकर भी अपनी नाराजगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने रख दी। अब इतनी आक्रामकता दिखाने का केशव प्रसाद मौर्य को फायदा नहीं मिला जिसकी उम्मीद वो लगाए बैठे थे। असल में जेपी नड्डा के साथ मौर्य की 1 घंटे की मुलाकात चली। उस मुलाकात के दौरान यूपी उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर काम हुआ, लेकिन मौर्य को किसी भी तरह का आश्वासन नहीं मिला। उन्हें भविष्य में कोई बड़ा पद दिया जाएगा, इसकी गारंटी भी दिल्ली से अपने साथ लेकर नहीं आ पाए। यानी यूपी में राजनीति में और बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। कहने को इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी ने बीजेपी को सबसे बड़ा झटका दिया, लेकिन योगी समर्थकों ने नैरेटिव सेट करने में देरी नहीं लगाई कि योगी के पसंदीदा प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया। अभी तक जो खबरें आ रही हैं उससे साफ है कि बीजेपी हाईकमान भी योगी आदित्यनाथ को हटाने को तैयार नहीं है। जब जेपी नड्डा 2 टूक कह देते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को सार्वजनिक मंचों से ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचे, ये बताने के लिए काफी है कि वो योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हैं, उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। मोदी के बाद सबसे बड़े स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने अपनी काबिलियत वक्त पर दिखाई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो इस बात से समझा जा सकता है कि जब भी स्टार प्रचारक का जिक्र होता है, पीएम मोदी के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय चेहरा योगी आदित्यनाथ का रहता है। अगर आंकड़ों से इस बात को समझने की कोशिश करें तो लोकसभा चुनाव में इस बार अगर नरेंद्र मोदी ने 206 जनसभाएं की थी तो योगी आदित्यनाथ ने अपने दम पर 204 रैलियां की। बड़ी बात यह है कि उनका प्रचार सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहता है, कई राज्यों में बाकायदा चिट्ठी लिखकर उनके प्रचार की डिमांड की जाती है। कई सीएम सामने से योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हैं। ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी में योगी आदित्यनाथ की अहमियत और जरूरत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। योगी बीजेपी के लिए हिंदुत्व का वो प्रतीक बन चुके हैं जिनके सहारे एक बड़े वोट बैंक को पार्टी अपने साथ करती रही है। इस बार लोकसभा चुनाव ने जरूर बीजेपी को झटका दिया, लेकिन इस विफलता को योगी आदित्यनाथ से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। योगी की ताकत को नहीं किया जा सकता नजरअंदाज। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में योगी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। एक जमाने में हिंदू युवा वाहिनी के जरिए वो अपनी राजनीति किया करते थे। देखा जाता था कि अगर मठ के पसंदीदा प्रत्याशी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाता तो हिंदू युवा वाहिनी उससे ज्यादा तगड़ा उम्मीदवार उतारकर बीजेपी के समीकरण बिगाड़ देती थी। इस वजह से तब ये बात कही जाने लगी थी कि गोरखपुर में रहना है तो योगी कहना है। कहा तो यह भी जाता है कि पूर्वांचल में हिंदुत्व की राजनीति अगर बीजेपी को थोड़ा भी आगे ला पा रही है तो उसमें योगी आदित्यनाथ की सक्रिय भूमिका है। कहने को योगी संघ से नहीं आते हैं, बीजेपी में भी शुरुआत से नहीं रहे हैं, लेकिन कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा ने उन्हें सिर्फ अलग बनाया, बल्कि कहना चाहिए कि बीजेपी के लिए मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा उपयोगी बना दिया है योगी को। योगी आदित्यनाथ की आक्रामकता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि वो कभी भी किसी के सामने झुके नहीं है। कौन भूल सकता है 2007 का वो वक्त जब बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ ही उत्तर प्रदेश में 70 प्रत्याशी योगी ने अपने खड़े कर दिए थे। यानी कि योगी तभी तक सहज रहते हैं जब तक उनके मन मुताबिक काम होता रहता है। जैसे ही हालात कुछ विपरीत होते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि खेल बिगड़ रहा है, वो अलग तेवर दिखाने लग जाते हैं। योगी ने बीजेपी को कई बार दिए झटके।
बात 2017 की है, जब योगी आदित्यनाथ नए मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने की वजह से उन्हें अपनी संसदीय सीट गोरखपुर छोड़नी पड़ी। फिर वहां पर उपचुनाव हुआ। योगी के घर में बीजेपी की हैरान कर देने वाली हार हो गई। अब मुख्यमंत्री के विरोधी ऐसा मानते हैं कि योगी ने खुद ही मन से प्रचार नहीं किया था और इस वजह से बीजेपी को हार झेलनी पड़ी। घोसी का उपचुनाव भी इसी बात का प्रमाण माना जाता है, जब दारा सिंह चौहान को हार देखनी पड़ी थी। असल में दारा सिंह चौहान कुछ वक्त पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे और योगी उनका ज्यादा समर्थन नहीं कर रहे थे। इसी वजह से ऐसा माना गया कि सीएम ने खुलकर उनके पक्ष में प्रचार नहीं किया। ये दोनों घटनाएं बताने के लिए काफी है कि योगी आदित्यनाथ मन मुताबिक और अपने हिसाब से काम जरूर करते हैं, लेकिन चीज अगर उनके विपरीत जाने लगे तो वो जवाब देना भी जानते हैं। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से समझती है और ये भी एक बड़ा कारण है कि केशव प्रसाद मौर्य की तमाम कोशिशों के बाद भी योगी के खिलाफ हाईकमान की तरफ से कुछ नहीं बोला गया, यानी पीएम मोदी की तरफ से। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई एक्शन ना लेने का एक कारण यह भी समझ आता है कि पिछड़े समाज और ब्राह्मणों को बीजेपी किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकती। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को हटाने का सवाल ही नहीं उठता। यह जरूर है कि संगठन में कुछ बदलाव कर सभी समाज के वर्गों को हिस्सेदारी दी जा सकती है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने योगी के खिलाफ जाकर यूपी में अपनी दुर्गति करा ली है। अब केशव को बाबा के वार का इंतजार करना होगा, क्योंकि योगी हिसाब करना स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।